कभी सोचा है कुछ कहानियां पूरी नहीं होती फिर भी दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है ये कसम। सुनिए और महसूस कीजिए। एक अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कसम, जिसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। खाना खाने के बाद तरुण मंडली बंगले के हाल में जा बैठी। बब्बन ने प्रस्ताव किया है कि चाय पी जाए। घर की चाय पिए बगैर जैसी नहीं लगती। लड़कियों ने यह प्रस्ताव हूट कर दिया। इतनी रात जो बनाता होगा तुम्हारे लिए चाह, दूध भी है जने नहीं। दया उठती है, मैं बना लाती हूँ। बब्बन कहता है जीती रह बेटी। गुड़िया झिझकती है, इस तरह बेचारी से 24 घंटे काम कराते रहोगे, मन नहीं जाएगी। दया बैठी रहो, कोई बाजी नहीं पड़ रही चाय बनाने के समय। दया जबरदस्ती बैठा दी जाती है, तब बेबी उठती है, मैं बना लाऊं। इस पर सब बेबी की खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं तुम्हारी बनाई चाय हम तो नहीं पिएंगे, और रसोई से तुमने मदद के लिए बुलाया तो हम नहीं आएंगे। नायिका तुनक कर कहती है मत पीना, मैं तो पीऊंगी। नायक कहता है मैं भी। बबली दी की मुनिया ताश की घंटी लेकर आती है और एक डबल पैसा चाल वाला फल्लास खेलने की जिद करती है। उसे पता है कि खेलने के लिए पैसे बड़े लोग देंगे और जीत जाएगी तो सारा पैसा उसका होगा, हार जाएगी तो जीतने वाले बड़ों से जितौड़ी लेगी। बब्बन कहता है छोटा खेल खोटा खेल, चवन्नी चाल तो रखो। बबली दीदी कहती है हमें कोई जुआ थोड़ी खेलना हुआ, देखो समय काटना ठहरा। और बब्बनो ब्लाइंड भी ज्यादा झन करना। छोटा खेल है इसीलिए बब्बन बोल मोटा रहा है। ब्लाइंड जरूर करता है, पत्ता पकाने का लंबा चौड़ा नाटक करता है। मंत्रोच्चार के साथ उन अनदेखे 3 पत्तों को बार बार फेरता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर मात्र पहला पत्ता देखकर उसे बार बार उंगली से ठीक कर शोर मचाता है। अरे ट्रू मैन जैसा ये वाक्य होगा। ट्रू मैन यानी कि जोकर, या बड़बाजू नमस्कार, बड़बाजुनी बादशाह, या दुग्गे के नीचे दौलत, या मलका विक्टोरिया की हम पर हमेशा मेहरबानी रही है, या इक्का हो तो चाल करनी ही पड़ती है वरना बेअदबी मानी जाएगी। एक पत्ते के बुतेके पर इतना कुछ बोल लेने के बाद वो चाल बढ़ाकर चलता है, फिर 2 पत्ते देखकर शोर करता है और चाल और बढ़ाकर चलता है, और तीसरा पत्ता वो देखता नहीं। जब ब्लाइंड खुद किया हो तब तीसरा पत्ता आखिर तक देखने की नहीं होती। और आश्चर्य यह है कि वो खूब जीतता है, या तो दूसरे उससे भिड़ते ही नहीं, और भिड़ते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। डीडी ये सब जानता है, लेकिन इस बात में वो भिड़ जाता है। उसके पास हुक्म का इक्का दुग्गा तिग्गा जो है, और मन में सहेज कर रखी ये इच्छा भी कि जुआ नशा खिलंडे की दुनिया से इस बेताज बादशाह बब्बन को उसी की दुनिया में नीचा दिखा दे। बब्बन ने कुल 1 पत्ता देखा है, बड़बाजू उर्फ बादशाह, और वो चाल पर चाल दिए नहीं जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा। डीडी उससे कहता है देख ले अपने पास बहुत बड़ा है। बब्बन मुस्कुराता है, जब तक अपने 10 के इस नोट में भी कुछ बचा है दूसरा पत्ता देखने का सवाल ही नहीं उठता। बेबी 2 कप चाय बनाकर लाई है। वो डीडी के पत्ते देखती है और कहती है हाय गजब। नायक के गले में कुल 54 है। नायिका बबली दी से 5 रुपए उधार लेती है और फड़ में डाल देती है चाल। 5 की? बब्बन पूछता है। हाँ, नायिका कहती है। तब देखना पड़ गया दूसरा पत्ता। बब्बन कहता है डबल बड़बाजू, जब 2 आए हैं तो तीसरा साथ लाए ही होंगे, तीसरी आमा होगी। बेबी कहती है बब्बन दा हप हो जा, चला जा गड्डी में, यहाँ बहुत बड़ा है। बड़बाजू लोग एक ही आमा को क्यों लाने लगे, और 2 इसमें आ नहीं सकती। बब्बन कहता है इसीलिए चाल। वो जेब से निकालकर 5 का एक नोट फड़ पर गिरा देता है। बेबी कहती है इसने तीनों पत्ते देख रखे शायद इसीलिए और लगा रहा, शो करा लो। लेकिन नायक एक पत्ता खींचकर चाल कर देता है। बब्बन भी फिर चाल करता है, नायक भी बब्बन भी, नायक भी बब्बन भी। तनाव खत्म करते हुए नायिका कहती है 5 की चाल मैंने शुरू कराई थी, मैं कहती हूँ शो। बब्बन मंत्र पाठ के साथ तीसरा पत्ता सरकाकर देखता है और तीनों पत्ते फड़ पर फेंकते हुए कहता है हम कहते थे ना कि बड़बाजू जब आते हैं तो तीनों साथ आते हैं। सलामी करो, चरण अंतल नमस्कार करो। बेबी ट्रेल देखकर कहती है ओ इजा, इसने लगा रखी होगी पहले से। बब्बन अपने पिता की कसम खाकर कह रहा है कि मैंने पत्ते नहीं लगाए। बब्बन इस बात के लिए तैयार है, बल्कि उसका आग्रह है कि डीडी 5 की चाल के शुरू होने से बाद के पैसे न दे। किंतु डीडी कमरे में जाकर रुपए लाता है और उधार चुकाता है। वो खेल से अलग होकर चाय पीने लगता है।
चाय कोई इतनी खराब बना सकता है, इसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन वो उससे सुड़कता है। बेबी अपने कप में से एक घूंट लेती है और बहुत ही गंदा मुंह बनाती है। वो इस घूंट को थूक देती है और कहती है, छी, मैंने शायद किसी जूठे बर्तन में पानी उबाल दिया। इसमें तो घी, हल्दी, मिर्च का सभी का स्वाद आ रहा। फिर नायिका नायक की ओर देखकर कहती है, ये जाने कैसे पी ले रहा होगा। नायक कहता है, हमें इन मामलों में नखरे सीखने का कभी मौका जो नहीं मिला, जो मिले सो खा लो, यही सुना है बचपन से। बबली दीदी कहती हैं, शिबो, ऐसा तो हुआ, खैर कम तो उठा रखी है डीडी ने। एक ही हाथ में लगभग 30 रुपए हारा। यूं ही शहीदाना मूड में था। इस सहानुभूति से और भी शहीदाना हुआ जाता है। फलास उस लंबी हार जीत के बाद जम नहीं पा रहा है, इसीलिए लोग बाग शिबो शिबो खेल खेलना चाहते हैं। डीडी आदर्श पात्र है। इसमें साधारण है, सियत के मध्यम वर्गीय लोग अपने से भी अधिक खस्ता हाल किसी उपस्थित अथवा अनुपस्थित रिश्तेदार को चुन लेते हैं और उसकी दुख गाथा का विशद निरूपण स्वयं करते हैं अथवा उससे करवाते हैं। बीच बीच में सभी कहते हैं, शिबो शिबो। शिबो यानी कि बेचारा बेचारा। अनाथ डीडी की दुख गाथा इतनी बार सुनी सुनाई जा चुकी है कि अब रिश्तेदार अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फरमाइश कर पाते हैं कि अमुक प्रसंग सुनाया जाए। डीडी जानता है कि यह सहानुभूति झूठी है और अगर खरी भी है तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है उसका, किंतु उसकी आत्मा इसी करुणा पर वर्षों तक पली है और अब भी इस खुराक के लिए ललक रही है। तो नायक घाव प्रदर्शन की फरमाइश पूरी करने में जुट जाता है और बीच बीच में नायिका की ओर देख लेता है। दुखों का वर्णन करने की उसकी एक खास शैली है, जिसमें पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किस्मत में यही था, बाबुल मेरो नारो वाले भाव निहित है। नितांत प्रभावप्रद सिद्ध होती आई है डीडी की ये शैली, खासकर स्त्रियों पर। दुर्भाग्य की वे सुनकर इतनी विवल हुई कि उनके मुंह से यही निकला, संसार तेरे लिए, आपके लिए कितना निर्दय रहा है बेटा। भाई साहब, गुड़िया पूछती है, वो क्या हुआ था डीडी राजू, तू कहीं खेत चरने गया था? मुनिया कहती है, हुआ यूं था कि मामा 2 दिन का भूखा था। अरे क्या, छोड़ो। नायक कहता है पर छोड़ता नहीं। मैं तब 12 साल का रहा होऊंगा। मुरली मम्मा के यहाँ रहकर पढ़ता था, रामपुर में। मम्मा रात चले गए अपने गांव पिलखा। मम्मा ने कहा था मामी से, इसे दे जाना कुछ पैसे। नहीं दे गई, भूल गई शायद। रसोई और गोदाम दोनों में ताला लगा गई। 3 दिन तक लगातार भूखे रहकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पैदल चलकर 4 मील बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कोठी में पहुंच गया सुबह सुबह। मेरी किस्मत, उन लोगों का उपवास था और तो और बच्चों ने भी बड़ों की देखा देखी व्रत कर रखा था। चाय मिली, एक टुकड़ा बर्फी का मिला। इस छींटे से भूख और भी भड़क गई। बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कोठी के पीछे जमीन में खेती कर रखी थी। मैं खेतों में चला गया। लोबिया लगी हुई थी। मैं खेत के बीच में छिपकर फलियां खाने लगा। पास ही एक मरियल गाय भी काम कर रही थी। मैं मजे से खा रहा था। नायिका ने हंसना शुरू कर दिया। अन्य श्रोता करुण प्रसंग का अंत जानते हैं, इसलिए गंभीर होकर सुन रहे हैं। दया नहीं जानती, फिर भी लगभग रुआसी होकर सुन रही है। मैं मजे से खा रहा था। नायक बात पूरी करता है। तभी खेत में जानवर की खड़पड़ सुनकर पट्टीदार आया डंडा घुमाते हुए। उसकी नजर बचाने के लिए मैं और भी दुबक गया। नतीजा ये हुआ कि मुझे ठीक से देख नहीं पाया और गाय के साथ साथ मुझे भी एक डंडा पड़ गया। नायिका जोर जोर से हंस रही है। दया की आंखें छलक आई। नायक नायिका की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान है, दुखी है। मजनू अपना पिता खूब है जिंदगी में, बब्बन कहता है, लेकिन उसके स्वर की खिलंदड़ी में थोड़ी हमदर्दी भी है। परार के साल दिल्ली में भी तो पिट गया था। क्या झमेला था वहां पे डीडी? लेकिन डीडी सुनाने के मूड में नहीं है। वो खिलखिलाती बेबी को देख रहा है। ऐसे क्यों देख रहे हो? नायिका कहती है। हंसू नहीं तो और क्या करूं? मैं होती मामी की चुटिया घचोड़ रखती। बिंदेश्वरी प्रसाद जी से कहती, आप लोगों ने व्रत रखा है तो क्या, पकाओ मेरे लिए कुछ। और जिसने वो डंडा मारा, मैं उसका डंडा छीन कर 2 उसके मार रखती। अब सुनाते क्यों नहीं? जो बब्बन दाजू सुनाने को कह रहा था। नायक नहीं सुनाता। गुड़िया चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है, वो ऐसा हुआ शायद डीडीदा बम्बई जाने से पहले दिल्ली गया एक बार। इसे क्या जो नाम कहते हैं, कौन है वो? अज्ञेय। नायक निरपेक्ष स्वर में कहता है, हाँ, अज्ञेय ने बुला रखा था। बुला नहीं रखा था, मैंने लिखा था मैं आना चाहता हूँ नौकरी की तलाश में। गुड़िया चुप हो जाती है, इस उम्मीद से कि शायद डीडी अब सारा किस्सा खुद सुना देगा, लेकिन नायक चुप रहता है।
सुनाओ भाई, बबली दीदी कहती हैं। तू सुनाता है? भले गुड़िया इतने लोग सुनने को यहाँ बैठे रहे, फैन ठहरे हैं सब तेरे। सुनाना क्या है? डीडी जल्दी जल्दी गोली दागती चली जाने वाली मशीन गन की तरह जुमले दागता है। मैं फौज स्क्वायर मालूच वाले हेमदा के पास रुका। वो खुद किसी के साथ रहते थे। गर्मी के दिन थे। मैं बाहर लॉन पर सो रहता था एक खाट डालकर। एक रात में पेशाब करने उठा, आकर लेट गया। कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर 2 क्वार्टर छोड़कर रहने वाला मुश्तंडा लड़का अपनी छोटी बहन के साथ मेरी खाट के पास आया। उसने बहन से पूछा, यही है ना? बहन ने निगाह फेर कर कहा, हाँ। मुश्तंडे ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। अरे क्यों? नायिका पूछती है। नायक चुप रहता है। वो ऐसा था शायद, गुड़िया कहती है। मुश्तंडे की बहन का पड़ोस वाले लड़के से कुछ चला हुआ था। नायिका नायक की ओर संकेत करके निगाहें सवालिया बनाती है। मुझसे नहीं, नायक कहता है। वो एक लोफर टाइप का लड़का था जो रोज रात को मुश्तंडे की बहन के पास आकर सोता था। ऐसा जो था वो जरूर कोई और रहा होगा। नायिका सहमत होती है। गुड़िया को यह चुहलबाजी पसंद नहीं। वो किस्सा स्वयं पूरा करती है। उस रात लड़की की माँ की नींद खुल गई। उसने कोई आता देखा तो पूछा, कौन? लड़का पीछे छुप गया और लड़की ने कह दिया कि डीडी दा आया था। मेरे कंगन उतारने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा जो ठहरा कि डीडी दा उठकर गया है अभी अभी। वे लोग तो डीडी को जेल भिजवाने के चक्कर में थे, बब्बन ने कहा। लेखक फेखक हैं, ये सब तो उनकी समझ में आता नहीं था। यही जानते थे कि बेरोजगार है। बेरोजगार आदमी चोरी की कोशिश कर सकता है। शिबो, बबली दीदी ने कहा। जब लौटा तब भी कुछ खास नहीं कह पाया। क्या कहता? वो खुद नया नया आके ठहरा हुआ था। वो तो कहो डीडी दा की किस्मत से, तभी गुड़िया बोली। तो चुप रहो, बबली दीदी ने कहा। मुरादाबाद से मुनिया के डैडी पहुंच गए थे वहां। अपना पराया समझने वाले ठहरे और इतने को पुलिस वाले ठहरे तुम्हारे भिंजू। डैडी ने बहुत डांटा मुश्तंडे को। मुनिया ने कहा, है ना मम्मी? अरे उनका गुस्सा कौन नहीं जाने वाला ठहरा, बबली दीदी बोली। और बाद में ना, हेमदा बता रहा था वो लड़की उस लोफर के साथ भाग गई, मुनिया ने कहा। नायक नायिका इस बीच एक दूसरे को अपलक देखते रहे। मार दो जोक, नायक चुनौती देता है। कह दो, क्या करती बेचारी? डीडी भगा कर ले ही नहीं जा रहा था। नायिका हंसती है, कहती है, ऐसा जो क्या? मैं कहूंगी क्या करती बेचारी? घोड़े की जीन जो नहीं ठहरी। पता नहीं ये क्या कहती है पगली, बबली दीदी ने कहा। इसमें घोड़े की जीन कहाँ से आ गई? देखो, जीन सिम्मस, नायक झुड़क कर कहता है। नायिका अपने मुंह नाक को, उन मुंह नाक को जिनसे नायक को जीन सिम्मस की याद हो जाती है, खरगोश की तरह हिलाती और फिर कहती है, जीन और नाक छुड़क कर नाम पूरा करती है, सिम्मस। ये अदा उसने फिल्म बरसात से सीखी है। स्थिति के तनाव से बेखबर मुनिया कहती है, डीडी मामा को बचपन में बंद भी तो कर देते थे ना, वह भी तो जेल ही हुई। शिबो, बबली दीदी कहती हैं और फिर आवाज को थोड़ा नीचा करके, किसी से न कहना वाले अंदाज में तर्ज नहीं उठाकर कहती हैं, दुर्गली बुबू, बदनामी तो होगी ही, मुफ्त का नौकर भी हाथ से निकले जाएगा। इसीलिए जब कहीं जाने वाली ठहरी, इसे बंद कर जाने वाली ठहरी। ये खिड़की में खड़ा हुआ देखते रहने वाला ठहरा। बब्बन जाकर इससे बात करने वाला हुआ। फिर हामी ने कहा बुबू से, हामी ने तो भिजवाया था इसे इलाहाबाद। बड़ा मजा आता होगा इतनी बड़ी कोठी में अकेले बंद होकर, नायिका फिर कहती है। बबली दीदी मुंह मटकाती हैं। कोठी? बुबू के पास तो कोठरी जैसी थी, तो भी मजा आता होगा। मुझे बंद करके जाती दुर्गल फुर्गल तो मैं उसकी एक चीज फाड़ तोड़ रखती मेज से। नायक चीख कर कहता है, हाँ मजा आता था। और इलाहाबाद में जब पियक्कड़ पूरंदा बिना किसी बात मुझे मारते थे और हाथों में नील उभर आती थी, तब भी मजा आता था। अभी भी ये बताएंगे कि कैसी मेरी इच्छा थी कि कार्डराय की पतलून पहनूं, और जब बबली दी वाले भिंजू ने मुझे कार्डराय का पीस लाकर दिया जनेऊ ऊपर, तब उससे पतलून मेरे लिए नहीं, पूरंदा के बेटे के लिए बनी। और मुझे बहुत मजा आया। नायक का कंठ भर्रा उठा। अपने को संयत करते हुए वह कहता है सीधा नायिका से, सुन लो अच्छी तरह, ऐसे ही मजे से कटी है मेरी जिंदगी, और जो इस बात से जल रहे हैं उन्हें मैं मजा चखा कर रहूंगा। नायक अपनी जीभ टटोलता है, सिगरेट नहीं है। बब्बन उसे पैकेट थमा देता है। नायक बुदबुदाता है, गुड नाइट स्वीट प्रिंसेस। कुछ इस तरह मानो ये भी गाली हुई, और कदम पटकता सा तेजी से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलते ही उसकी चाल मंदी पड़ जाती है। वो चाहता है कि बब्बन उसे मनाने समझाने बाहर आए। बबली दी की आवाज सुनाई देती है, शिब्बो। डीडी मूडी ठहरा। उसे चढ़ाया क्यों?
फिर बब्बन की आवाज, जाऊं देखो कहाँ जा रहा है। सूर्या ठहरा, कहीं इसी समय तल्ली ताल न चल दे। और अंत में बेबी की आवाज, तू यहीं रह, मुझसे नाराज हुआ मैं जाऊंगी बनाने। नायक रेलिंग की जगह अब चीना माल से मिलने वाली पगडंडी का रुख करता है, मानो सचमुच ही तल्ली ताल जा रहा हो। नायिका दौड़ पड़ती है। नायक कदम तेज करता है, लेकिन दौड़ना उसे अशोभन मालूम होता है। इस कहानी के आगे का भाग सुनेंगे आप अगले एपिसोड में।